हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विषय में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यह किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव हो। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर इसमें कोई आवेशित वस्तु दूसरा आवेश आता है तो इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा वो। तो वैद्युत क्षेत्र में हम दो चीज़ें डिफाइन करेंगे। स्रोत आवेश क्या होता है? स्रोत आवेश जनरली हम लोग इसको क्यों लिखते हैं? तो स्रोत आवेश का मतलब होता है कि वह आवेश जिसके वैद्युत क्षेत्र की मुझे अध्ययन करना, जिसके वैद्युत क्षेत्र का हमें अध्ययन करना, उसको हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश कहते हैं। जिसके वैद्युत प्रभाव का मुझे अध्ययन करना है। और परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश जनरली हम लोग इसको Q0 लिखते हैं। टेस्ट चार्ज, इसको सोर्स चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज वह है जो स्रोत के वैद्युत प्रभाव का अनुभव या परीक्षण कराने में हम लोगों को हेल्प करता है। परीक्षण आवेश क्या है? स्रोत के वैद्युत क्षेत्र के अध्ययन में जो आवेश सहायक होता है उसको क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश का गुण क्या होता है? परीक्षण आवेश ये अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म और धनात्मक आवेश होता है। और इतना सूक्ष्म होता है कि इसकी उपस्थिति से स्रोत का वैद्युत क्षेत्र प्रभावित ना हो। इन दोनों को कंसीडर करके हम लोग वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुभव करेंगे। जैसे हम कहें कि किसी आवेश के चारों ओर क्षेत्र है, इसमें उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव हो रहा है। तो कोई ये पूछ सकता है कि कहाँ पर कितना है, तो हम उससे वैद्युत क्षेत्र को स्टडी करने के लिए एक क्वांटिटी असाइन करेंगे जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इसको ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कहने का मतलब जहाँ पर ई वेक्टर का मान ज़्यादा होगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, मतलब वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है। जहाँ पर ई वेक्टर का मान कम होगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र कम है। तो कैसे टेस्ट करते हैं उसके लिए हम एक डेफिनीशन यहाँ देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण
आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होती है। मतलब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के समान होती है। इसको हम गणितीय रूप में ऐसा कह सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाई क्यू जीरो। अभी मैंने आपको बताया परीक्षण आवेश को क्यू जीरो कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, हमने यहाँ एक परीक्षण आवेश रखा, इस पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अगर एफ है और परीक्षण आवेश का परिमाण क्यू जीरो है, तो एफ वेक्टर बाई क्यू जीरो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो कोई नई राशि आती है, हमने पहले ही बताया ई वेक्टर क्या है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब इसका एसआई मात्रक, यहाँ देखिए इसका न्यूटन होगा, इसका कूलाम होगा, तो न्यूटन पर कूलाम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम। विमीय सूत्र इसका क्या होगा, इसका विमीय सूत्र बल का MLT माइनस 2, आवेश का AT। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ML T एक पावर ऊपर जाएगा, -3 पावर हो जाएगा, A माइनस 1। ये इसका विमीय सूत्र है। एक और भी चीज़ ध्यान देने योग्य है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ब्रीफ में वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ई वेक्टर को वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अभी हमने लिखा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर हो जाएगा। तो अगर क्यू पॉजिटिव तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर की दिशा एक ही होगी, माने एक ही तरफ, जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उसी तरफ बल लगेगा। आप यूं कह सकते हैं कि धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। इसी तरह से अगर Q इज लेस देन 0 तो इसका मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए एफ वेक्टर और ई वेक्टर बराबर कब होंगे, जब ऋण चिन्ह लगा। इसका मतलब है कि दोनों की दिशा विपरीत होगी। ई वेक्टर के विपरीत दिशा में वैद्युत बल लगेगा, मतलब ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। आप कह सकते हैं जो निगेटिव चार्ज होगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। इस इक्वेशन को बोर्ड में कैसे पूछा जाता है, पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर बल का सूत्र लिखिए। तो ये इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसे एक इक्वेशन दे दूं नाम, तो इक्वेशन ए वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर
बल का सूत्र है। अब देखिए किसी दिक स्पेस में अगर कहीं किसी स्पेस में हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों हमेशा समान है तो आप कहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर ऐसा नहीं है तो असमान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दिक् स्थान में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान हो और दिशा भी एक समान हो। दिक् स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर परिमाण में समान तथा दिशा में भी समान हो। अगर दिक् स्थान के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा समान होती है तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे हम इसे। तो आइए हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। माना एक बिंदु आवेश Q है। Q क्या है? ये बिंदु आवेश है। इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश को हम K परावैद्युतांक के माध्यम में रख देते हैं। तो K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया, हमको इस स्रोत का वैद्युत क्षेत्र
अध्ययन करना है, तो जिस बिंदु पर हमें अध्ययन करना उस बिंदु पर हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश। अब हम इस परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात करते हैं। तो परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है कूलाम के नियम से। तो Q1 पहले आवेश को Q, Q2 की जगह Q0, तो Q0 बाई R स्क्वायर, ये कूलाम के नियम के अनुसार हम लिखेंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस्तेमाल करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से ये क्या कहती है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के समान होती है। माने F/Q0 अगर कर दें तो क्या बचेगा हमको यहाँ पे? ये 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यहाँ से कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर है। अतः अगर E और R के बीच में आप ग्राफ खींचेंगे, इधर R बना देते हैं, इधर E बना देते हैं, तो ये ग्राफ बहुत तेजी से गिरते हुए इस प्रकार से जाएगा। जब R टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो E बराबर 0। यहाँ आप कह सकते हैं कि R टेंड्स टू इन्फिनिटी इम्प्लाइज E बराबर 0। मतलब वैद्युत क्षेत्र का प्रसार कहाँ तक है? अनंत तक है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी घटता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घटता है। अतः आप कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के चारों तरफ असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। बिंदु आवेश के चारों तरफ असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ से कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के चारों ओर असमान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को वेक्टर रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? इस इक्वेशन को वेक्टर रूप में E वेक्टर बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर इंटू R कैप, जहाँ पर R कैप क्या है? R कैप हमने तो मिटा दिए। Q से Q0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक सदिश है। Q से Q0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकांक
सदिश। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विविक्त आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। विविक्त आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसमें भी हम अध्यारोपण का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्जेज है। सपोज कि हमारे पास Q1 एक चार्ज है, Q2 है, इस तरह से हमारे पास n डिस्क्रीट चार्जेज हैं, n विविक्त चार्जेज हैं, n विविक्त आवेश हैं। तो हम बिंदु P पर मान लीजिए हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो Q1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, ये E1 वेक्टर। Q2 के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र लिख देते हैं, सपोज कि E2 वेक्टर हो जाएगा। ऐसे Qn के कारण वैद्युत क्षेत्र अगर En वेक्टर है तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार P पर नेट वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू अलग अलग आवेशों के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्रों के सदिश योग का परिमाण इस बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस ऐसे जोड़ते हुए En वेक्टर कर देते हैं। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये आवेश है, इसके कारण r दूरी पर आपने एक परीक्षण आवेश रख दिया, इसकी दिशा किधर होगी? तो देखो परीक्षण आवेश तो हमेशा धनात्मक, सूक्ष्म धनात्मक आवेश होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इसको इसी दिशा में प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। अगर ये निगेटिव चार्ज हुआ, जैसे ये पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव चार्ज होगा -Q और आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी होगी, तो चूंकि ऋणावेश है, ये धनावेशित होता है, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए इसकी दिशा इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस प्रकार होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के बीच कार्यरत बल को समझने के लिए मध्यवर्ती राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल को समझने के लिए मध्यवर्ती राशि है। अब आइए देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है,
किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है। ये आवेश है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। अब यहां पर कोई एक आवेश दूसरा ले आते हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में, इस वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी अन्य आवेश Q0 पर बल F इज इक्वल टू कितना होता है, Q0 इंटू E होता है। ये तरीका होता है बल निकालने का। तो हमने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को समझने के लिए, समझाने के लिए मध्यवर्ती राशि का काम करती है। तो हम किसी एक आवेश की अगर कल्पना करें तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, और उसमें अगर कोई दूसरा आवेश रख देते हैं तो उस पर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। और वो वैद्युत बल कितना होता है, F वेक्टर इज इक्वल टू Q0 इंटू E। आइए हम आपको इसको समझाते हैं इस तरह से, एक उदाहरण देकर। मान लीजिए ये आवेश है, पहला इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़, किसी आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, तो ये Q है, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है। मान लीजिए कि यहाँ पर इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो E वेक्टर है। अब दूसरी चीज़ कहती है कि इस वैद्युत क्षेत्र में रखे अन्य आवेश Q0 पर बल। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक Q0 आवेश रख दिया, तो Q0 पर बल कितना हो जाएगा, Q0 पर बल F वेक्टर बराबर क्या होगा, Q0 इंटू E वेक्टर हो जाएगा। E क्या है, Q के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, और आप जानते हैं कि Q के कारण R दूरी पर रखे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² होता है। ये मान अगर मैं इसमें रख दूंगा तो F वेक्टर बराबर परिमाण में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, Q0 पहले से है, Q और आ गया तो Q/R² हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या रखा है, यहाँ मैंने रखा F वेक्टर बराबर Q0 इंटू E। फिर मैंने E की वैल्यू यहाँ रख दी, देखिए बल इतना प्राप्त हो गया। यही तो कूलॉम का नियम है। इसका मतलब है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल को समझने के लिए जो मध्यवर्ती राशि का काम करती है वो कौन सी है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, या इसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।